नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप लिखने से जीतेंगे में। हमने पिछली क्लास में जो है चर्चा की थी, पिछले वीडियो में आपसे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आप लोगों से चर्चा की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए वंशानुक्रम होता क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके नियम कौन कौन से थे, उन्हीं सिद्धांतों के बारे में बातचीत हम कर रहे थे। तो हमने 4 सिद्धांत आप लोगों को बता दिए थे। उन्होंने विभिन्नता का नियम बता दिया था, समानता का नियम आप लोगों को बता दिया था, प्रत्यागमन का नियम जो होता है वो भी बता दिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे 2 नियम और बचे हुए हैं आपके, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम और मेंडल का नियम। मेंडल का नियम जितने भी साइंस के स्टूडेंट होंगे वो सारे पढ़ के आए होंगे। ठीक है, और इसमें भी कोई शंका आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, इसके बाद की जो चीजें हैं, बाल विकास का मतलब जो है वंशानुक्रम किस प्रकार से प्रभावित करता है, उस पर भी चर्चा आज करेंगे। ठीक है, आज वंशानुक्रम खत्म ही कर देंगे, वंशानुक्रम में कुछ बचेगा नहीं। इसके बाद वातावरण पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। देखिए, अर्जित गुण क्या होते हैं? अर्जित गुण ऐसे होते हैं कि जैसे आपका जन्म हुआ और आप शिक्षक बन गए। ठीक है, तो शिक्षक बनना, आपका डीएलएड करना, आपका बीएड करना, ये अर्जित है आपके लिए। ठीक है, तो यही गुण है और इसी के लिए कहा गया है, मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि अर्जित गुण जो होते हैं वो माता पिता से संतानों में नहीं जाते। ठीक है, बात समझिएगा। अगर कोई शिक्षक है तो उसकी संतान, उसका पुत्र या उसकी पुत्री जो भी होगी वो शिक्षक हो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है ये एक इत्तेफाक हो, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो जाए, ठीक है, या बेटी इंजीनियर हो जाए, ये एक इत्तेफाक हो सकता है। लेकिन ये अर्जित गुण ट्रांसफर हो जाए, हस्तांतरित हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका जो है खंडन लैमार्क ने किया। लैमार्क ने कहा कि नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। लैमार्क ने कहा कि जब जिराफ जो है पैदा हुए थे, यानी सृष्टि की जब रचना हुई, तो जिराफ है, जिराफ को नीचे जो है चारा मिलता था, यानी धरती पर वो सर झुका के अपना जो है चारा, अपना भरण पोषण करते थे। लेकिन कालांतर में हुआ ऐसा कि नीचे का चारा खत्म हो गया और धीरे 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 वो लोग जो है पेड़ की पत्तियां खाने लगे और अपनी गर्दन को ऊपर उठाने लगे। और गर्दन को उठाते उठाते उन्होंने इतनी लंबी गर्दन कर ली कि पेड़ पत्तियों के लालच में उनकी गर्दन लंबी हो गई। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा जो है लैमार्क महोदय आपके कह रहे हैं। लैमार्क ने कहा कि उसके बाद वो वंशानुक्रम हो गया। पहले तो वो अर्जित गुण हुआ उनका, क्योंकि उन्होंने जो है चारे के लालच में ऐसा किया था। यहां तक बात क्लियर है? तो इन्होंने कहा कि अर्जित गुण का नियम जो है जरूरी नहीं है कि, मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि माता पिता से पुत्र में हस्तांतरित हो या पुत्री में हस्तांतरित हो। लेकिन लैमार्क ने कहा कि नहीं, ये कालांतर में ऐसा होता है, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के बाद में ऐसा हो सकता है कि हो सकता है आपके बाबा या परबाबा या फिर उनसे ऊपर वाली परदादा वगैरह जो भी पीढ़ी रही हो, उस पीढ़ी से जो है 4ठी 5वीं 6ठी पीढ़ी में शिक्षक आप बन जाए। वो शिक्षक रहे हो तो ये भी शिक्षक हो जाएं, या वो जो है पहलवानी करते रहे हो तो आप भी पहलवानी कर लें, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये बात लैमार्क ने कही, मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है। वो अर्जित गुण जो होते हैं वो कभी भी माता पिता से पुत्र में हस्तांतरित नहीं होते। उसके बाद में मेंडल का नियम आ जाते हैं। मेंडल ने तो बड़ी शुद्धता के साथ कहा। मेंडल ने कहा कि भैया हम लिखी लिखाई बात कोई मानेंगे ही नहीं, हमको इस बात से कोई मतलब नहीं। मेंडल थे कौन? कोई एक जगह पड़ती है स्लोवाकिया जो भी हो, जबान लड़गड़ा रही है। ठीक है, मतलब ऐसे नाम आ जाते हैं जिसमें जबान को भी लकवा मार जाता है। ठीक, तो ये कोई मध्य यूरोप में ऐसी जगह थी। 1918 से लेके 1992 या 98 तक ये अस्तित्व में था और उसके बाद इसका जो है जापान में विलय हो गया था। ठीक है, पहले ये अपना एक इंडिविजुअल देश था, चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, और अब जो है ये जापान या जर्मनी कुछ ऐसे विलय हो गया है, याद नहीं है, बस इतना जान लो कि ये है मध्य एशिया में, मध्य यूरोप में है कहीं पर। ठीक है, 1918 से लेकर 1992 तक ये जो है अस्तित्व में था। वहीं के थे, ये पादरी थे। ठीक है, पादरी समझते हैं ना आप लोग, फादर जिसको कहते हैं, क्रिश्चियन थे। तो इन्होंने एक प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया? मटर के दाने लिए, छोटी मटर के दाने लिए, बड़ी मटर के दाने लिए, उनका क्रॉस करवाया। उनको क्रॉस करवाने के बाद में वर्ण संकर मटर मिली। उसमें छोटी मटर भी थी, अलग अलग मटर थी, गुलाबी फूलों वाली थी, सफ़ेद फूलों वाली मटर थी, वो क्रॉस हो गई। क्रॉस होने के बाद में उसमें मिक्स सब कुछ हो गया। अब वो वर्ण संकर जो मटर आई उसको उन्होंने जो है वापस जो है बीज दिया का मतलब बो दिया। ठीक है, उसको बोने के बाद में उन्होंने देखा कि शुद्ध बड़ी मटर मिली 25%।
और वर्ण संकर मटर मिली 50% और शुद्ध छोटी मटर मिली 25%। तो इन्होंने कहा कि देखो ये चीजें होती हैं कि माता पिता के गुण जो है बच्चों में हस्तांतरित होते हैं। मेंडल ने प्रत्यागमन के नियम को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि जो माता पिता के अंदर गुण हैं वो बच्चे के अंदर हों और जो नहीं है वो ना हो। उन्होंने कहा कि जो गुण है वो भी हो सकते हैं, जो नहीं है वो भी हो सकते हैं। इसका प्रयोग उन्होंने मटर के पौधे पर किया और उसको बताया। फिर इससे मनोवैज्ञानिक संतुष्ट नहीं हुए या वैज्ञानिक जो थे वो संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने प्रयोग किया चूहों पर। चूहे पर प्रयोग किया। चूहे पर उन्होंने काले और सफ़ेद चूहे को क्रॉस करवाया, उनका समागम करवाया। क्रॉस करवाने के बाद में जो संकर चूहे, ठीक है, मतलब क्रॉस्ड जो ब्रीड आई, उस ब्रीड को वापस आपस में क्रॉस करवाया। तो उन्होंने देखा कि उनसे जो संतानें पैदा हो रही हैं, काले चूहे पैदा हो रहे हैं, सफ़ेद चूहे पैदा हो रहे हैं और मिक्स जो थी वो सारे चूहे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि माता पिता की ओर से जो गुणसूत्र आता है वो एक एक होता है, लेकिन अब गुणसूत्र कौन सा आया, उसकी अभिव्यक्ति क्या है, वो इस बात अभिव्यक्ति के संयोग पर निर्भर करता है कि गुणसूत्र कैसा आया। काले चूहे वाला आया तो काले चूहे वाले हो गए, सफ़ेद चूहे वाला आया तो सफ़ेद चूहे वाले हो गए, शुद्ध बड़ी मटर का आया तो शुद्ध बड़ी मटर हो गई, शुद्ध छोटी मटर का आया तो शुद्ध छोटी मटर हो गई। ठीक है, और ये धीरे 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 कालांतर में ये चीज़ें आप मतलब बिल्कुल मिक्स हो गई। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जो है वंशानुक्रम के जो नियम सिद्धांत हैं वो खत्म हो जाते हैं पूरी तरीके से। अब बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव क्या पड़ता है? सबसे पहला प्रभाव देखो, हमने पॉइंट वाइज लिख रखा है यहाँ पे, और इनको जो है आप लोगों को समझाते हुए चलते हैं और बहुत आसानी से आप समझिएगा, बहुत बढ़िया समझाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए उस चीज़ के लिए। कोशिश हमारी रहेगी सरल से ज़्यादा भी सरलतम करने का प्रयास करें। तो आप समझिए इस चीज़ को, तंत्रिका तंत्र की बनावट। ठीक है, सबसे पहला मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो नर्वस सिस्टम होता है मनुष्य का, ठीक है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आगे आने वाली संतान क्या क्या हो सकता है। जैसे प्राणी की जो वृद्धि होती है, प्राणी का जो सीखना होता है और प्राणी की जो आदतें और विचार होते हैं वो नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और इन्होंने कहा कि सब कुछ इसी पर केंद्रित होता है, इसी से ज्ञानेंद्रियां, पेशियां और ग्रंथियां डेवलप्ड होती हैं, उनकी वृद्धि होती हैं। तो उनका कहने का मतलब यही था कि अगर जो विकसित तंत्रिका तंत्र है माता पिता का, तो आने वाली संतान का भी तंत्रिका तंत्र विकसित होगा, और उसमें भी विकसित अविकसित पिछड़े सामान्य ऐसे बालकों को, ऐसे बच्चों को कैटेगराइज किया जा सकता है, उनको जो है विभाजित करके उनके भविष्य का निर्धारण किया जा सकता है। ऐसा जो है इस नियम के तहत बताया गया। तो इसका मतलब तंत्रिका तंत्र की बनावट जो है ये वंशानुक्रम है, सीधी सी बात आप समझिएगा। जब तंत्रिका तंत्र की बनावट यानी जैसे माता पिता का नर्वस सिस्टम होगा वैसे बच्चों का होगा, ऐसा मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं साथ में कि यही तंत्रिका तंत्र जो होता है ये भविष्य का निर्धारण करता है। तो ये जब वंशानुक्रम हुआ, ठीक है, तो इसने जो है बाल विकास को प्रभावित किया ना भाई, प्रभावित किया ना। जब नर्वस सिस्टम अगर जो माता पिता का जैसा है, सामान्य है, असामान्य है, पिछड़ा है, कैसा है, ठीक है, और तो उनकी जो संतानें होंगी वो भी ऐसे ही होंगी। अगर सामान्य है तो सामान्य संतानें होंगी, असामान्य है तो सामान्य संतानें होंगी, पिछड़ी है तो पिछड़ी संतानें होंगी। ठीक है, दूसरी चीज बुद्धि का प्रभाव। बुद्धि का प्रभाव मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि बुद्धि जो है वो जन्मजात है। आप समझिए इस चीज को कि जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि बुद्धि जो है वो जन्मजात है, ये जो है अर्जित नहीं की जा सकती, ये जन्म से जो चीज़ मिली है उसी पे डिपेंड करती है, उसी पे निर्भर करती है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि मंद माता पिता जो होंगे, मंद बुद्धि के माता पिता, उनकी संतानें भी मंद ही होंगी, और जो जीनियस यानी तीक्ष्ण बुद्धि के माता पिता होंगे उनकी संतानें तीक्ष्ण होंगी। तो इस प्रकार से वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ा बुद्धि पर भी। ठीक है, तीसरी चीज मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियां क्या क्या होती हैं? पलायन होती है, निवृत्ति होती है, जिज्ञासा होती है, योत्सा होती है और आत्म गौरव होती है। पलायन का मतलब पलायनवादी वो लोग होते हैं जो डरपोक होते हैं, डरपोक इन द सेंस जिनको भय रहता है, किसी भी चीज का भय हो। ठीक है, अब एक चीज जान लीजिए, मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव जो है बालक के भविष्य पर पड़ेगा, ये तय सी बात है। जैसे माता पिता होंगे वैसे ही मूल प्रवृत्तियां बालक के अंदर आएंगी, ऐसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं। यदि गुस्सैल माता पिता हैं तो उनकी संतानें भी गुस्सैल होंगी, डरपोक माता पिता हैं तो उनकी संतानें भी डरपोक होंगी। ठीक है, ऐसे ही जो क्रोधी माता पिता हैं तो उनकी संतानें भी क्रोधी होंगी।
तो अब इस चीज को आप समझिए कि मूल प्रवृत्तियों का जो प्रभाव है वो बालक के वंशानुक्रम की वजह से होता है और वो वंशानुक्रम बाल विकास को प्रभावित कर रहा है। यानी डरपोक माता पिता हैं और उनकी संतानें अगर जो डरपोक हैं तो उसे आप कुछ भी कर लें, कैसा भी एटमॉस्फेयर वातावरण दे लें, वो डरपोक ही रहेंगी। ठीक है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने कहा है इस चीज के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप इस चीज को समझ लीजिए, इसका डिटेल कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा क्या मूल प्रवृत्तियां बाल विकास को प्रभावित करती हैं, हाँ नहीं, 50% हाँ 50% नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। या ऐसी कोई चीज आज पूछ जा सकती है कि पलायन जो होता है, ये पलायन एक मूल प्रवृत्ति है और टोटल लगभग 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां मनुष्य के अंदर होती हैं, जिसमें 5 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो बालक के अंदर होती हैं, यानी बाल में बच्चों के अंदर होती हैं। बाकी जो होती है उसकी किशोरावस्था के बाद सब किशोरावस्था तक डेवलप हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं। चलिए अगले पॉइंट पे हम चर्चा कर लेते हैं, स्वभाव का प्रभाव। देखो, जैसा जिसका स्वभाव है वैसा ही आगे जो है उनकी संतानें होंगी। ठीक, सबसे पहले हमने लिख रखा है विसरोटोनिया। ठीक है, विसेरोटोनिया लिख रखा है, आगे अंग्रेजी भी लिख दी आप लोगों को बताया, ताकि इस चीज़ का भान रहे आप लोगों को। जैसा हम हर वीडियो में बताते हैं आपसे कि अंग्रेजी हमको थोड़ी थोड़ी आती है, ज़्यादा नहीं आती है। ठीक है, विसेरोटोनिया का मतलब होता है समाज प्रिय आदमी, ऐसा इंसान जो आराम पसंद हो, हंसमुख हो, समाज प्रिय हो, स्वादिष्ट भोजन पर रुचि रखने वाला हो, उसको विसेरोटोनिया कहा जाता है। ठीक तो उन्होंने कहा कि ऐसे माता पिता अगर होंगे, हंसमुख होंगे, समाज प्रिय होंगे, आराम पसंद होंगे, भोजन में रुचि रखने वाले माता पिता होंगे, तो उनकी संतानें भी वैसी ही होंगी। यानी जैसा माता पिता का स्वभाव है वैसी ही उनकी संतानें हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे लिखा है सोमेटोटोनिया। ठीक, ये वो माता पिता हैं जो महत्वाकांक्षी होते हैं, क्रोधी होते हैं, निर्दयी होते हैं, सम्मान प्रिय होते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, सेमेटोटोनियस कहे जाते हैं। मतलब अगर सम्मान प्रिय है इंसान, क्रोधी है, निर्दयी है, ठीक है, अब निर्दयता में मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, नहीं आप लोग समझ जाएंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो होते हैं, क्रोधी लोग जो होते हैं, ठीक है, उनकी संतानें भी वैसी होंगी, जैसा नाम है वैसा। अब ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, इसके बाद में सेरेब्रोटोनिया। सेरेब्रोटोनिया जो होते हैं वो चिंतनशील, एकांत प्रिय, नियंत्रण पसंद लोग होते हैं, जिनको सब कुछ मतलब वेल मेंटेन चाहिए, अनुशासित जो मनुष्य होता है वो जो आपका होता है सेरेब्रोटोनिया होता है। ठीक है, ये स्वभाव की प्रकार हैं। इन स्वभाव के प्रकारों पे आप देख लीजिएगा और थोड़ी मेहनत करिएगा अपनी तरफ से भी। हमने तो बहुत मेहनत की, आपको बता दिया है इस चीज़ के लिए। ठीक है, इसके बाद में जो है शारीरिक गठन जो होता है, शारीरिक गठन भी मनुष्य के वंशानुक्रम में आता है और यही वंशानुक्रम बाल विकास को प्रभावित करता है। सबसे पहले पिकनिक वाला। पिकनिक वाले लोग जो होते हैं वो गोलू मोलू टाइप के होते हैं, गोल मटोल, अदनान सामी टाइप के। ठीक है, बढ़िया अच्छा खाना पीना करने वाले, ठीक है, सीना चौड़ा, दबा हुआ, पेट निकला हुआ, ऐसे लोग जो होते हैं गोलू मोलू टाइप के, बिल्कुल। अब ऐसे ज़्यादा आपको क्या बताया, अदनान सामी बता दिया है आपको, आप समझ सकते हैं। अदनान सामी के बारे में अगर जो नहीं जानते हैं आप, तो इस समय कौन है मोटा ताज़ा, एक कोरियोग्राफर हैं गणेश आचार्य, उनको भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, और एक डांस की जो है मैडम आती हैं गीता कपूर, वो भी हैं गोलू मोलू टाइप की। ठीक है, हाँ सरोज खान भी थी। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, सरोज खान को तो सभी लोग लगभग जानते होंगे। तो वैसे लोग जो होते हैं वो पिकनिक पर्सनालिटी के होते हैं। उनको जो है मतलब गोलू मोलू टाइप के होते हैं, खाना पीना पसंद होता है, पेट निकला हुआ होता है, कद के छोटे होते हैं। ठीक, तो चर्बी युक्त शरीर कह सकते हो। अब जो है मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसे माता पिता होंगे तो उनकी संतानें भी ऐसी ही होंगी। ठीक है, फिर बताया एथलेटिक टाइप के। एथलेटिक टाइप के वो लोग होते हैं जो जिनके शरीर में चर्बी नहीं होती है, लंबाई चौड़ाई अच्छी होती है, हष्ट-पुष्ट होते हैं। ठीक है, बलिष्ठ कह सकते हो, बलिष्ठ भी होते हैं, या शारीरिक क्षमताओं के आधार से युक्त होते हैं। ठीक, तो ऐसे एथलेटिक्स होते हैं। फिर एस्थेनिक लिखा हुआ है। ठीक है, एस्थेनिक जो होते हैं, एस्थेनिक लोग वो होते हैं जो शक्तिहीन होते हैं, दुर्बल होते हैं, बिल्कुल दुबले पतले, जैसे फिल्मों में आते थे रहीम चचा। ठीक है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो
आते हैं, पतले दुबले से एक लोग हैं, आप लोग समझ सकते हैं, नाम मुझे उनका याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे लोग जो होते हैं, हालांकि वो बलिष्ठ होंगे यार, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ कि वो निर्बल होंगे, शक्तिहीन होंगे, ठीक है। हो सकता है कि उनकी ताकत हमसे भी ज़्यादा हो, उनके पास हमसे भी ज़्यादा शक्ति हो, ठीक। शारीरिक गठन भी बहुत प्रभावित करता है, किस चीज़ को? बाल विकास को प्रभावित करता है। छोटे माता पिता की संतानें छोटी होंगी, लंबे माता पिता की संतानें लंबी होंगी, ऐसा लोग कहते हैं। और जो एथलेटिक होंगे उनकी संतानें एथलेटिक होंगी, ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने बताया है इसके अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद में व्यावसायिक योग्यता का प्रभाव। व्यावसायिक योग्यता का कहने का मतलब इनका है कि जो जिसकी व्यावसायिक योग्यता है, ये मनोवैज्ञानिक यहाँ पे आके क्या कह रहे हैं कि जो जिसकी व्यावसायिक योग्यता है, मतलब कहने का है यदि मजदूर है तो उसका बेटा मजदूर ही होगा, ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि वो उसी में रुचि रखेगा क्योंकि उसका जन्म वहीं से हुआ और वो उस चीज़ को प्रभावित कर रहा है, उसके गुणों को प्रभावित कर रहा है। डॉक्टर है तो उसका बेटा डॉक्टर ही होगा, इंजीनियर है तो उसका बेटा इंजीनियर ही होगा। फिर आखिरी बताया कि सामाजिक स्थिति का प्रभाव। सामाजिक स्थिति का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक स्थिति का प्रभाव ये है कि माता पिता कितने भी अच्छे हों, संतानें उनकी कितनी भी अच्छी हों, यदि उसके आस पड़ोस की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, आस पड़ोस में रहने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, तो वो संतान को यानी वंशानुक्रम के बाद जो वातावरण होता है बाल विकास को, उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, पॉइंट टू पॉइंट हमने आप लोगों को बताया है। अब इसके बाद जो चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वातावरण की चर्चा करेंगे। वातावरण से वातावरण किस प्रकार बालक के विकास को प्रभावित करता है, उस पर हम बात करेंगे। और स्नेह, दुलार और प्यार दिखाते रहिए हमारे और आपके इस चैनल पर। एग्जाम प्रेप लिखने से जीतेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।